नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। भारत भ्रमण के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बड़ोदरा में दिवाली की रात सांप्रदायिक दंगा, दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला। बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग का कहर, भारत के 7 राज्यों में अलर्ट। ऋषि सुनक के पीएम बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, रोक के बावजूद दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी, दिल्ली की हवा सबसे खराब श्रेणी। और नेहरू से प्रभावित थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन पीएम मोदी उनकी निशानी मिटाने में लगे हुए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के वडोदरा में दिल्ली की रात सांप्रदायिक दंगा हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ और इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। मामला पानीघाट क्षेत्र के हरखंडा रोड इलाके का है। ये मामला तब बढ़ गया जब मामूली विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों में जमकर पथराव किया गया। भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। पूरे इलाके में पुलिस ने सघन गश्त की हुई थी और इसके बाद घटना से जो एक बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स बुझाकर हंगामा कर रहे थे। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी खंगाल रही है। हालांकि हालात काबू में पा लिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इससे पहले बड़ोदरा में स्कूटरों की टक्कर के बाद भी दो गुटों के बीच हिंसा का मामला सामने आया था और इस दौरान भी पत्थरबाजी और तोड़फोड़ जमकर हुई थी। इस झड़प के बाद रावपुरा और टीकाघाट की पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही इससे पहले जून 2022 में भी गुजरात के आणंद में भी हिंसा हुई थी। दरअसल यहाँ के बोरसद इलाके में दो समुदाय आपस में भिड़ गए और इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। ये मामला मंदिर के पास जमीन को लेकर विवाद सामने आया और पुलिस को हालत में काबू फिलहाल पा लिया गया है, जिसके बाद से पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा था। चक्रवात सितरंग पश्चिम बंगाल तट को पार करते हुए बरिसाल के निकट अब बांग्लादेश तट से टकराया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी साझा की है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल के जिलों में मौसम के पूर्वानुमान के सुधार होने की संभावना है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बंगाल की उत्तरी खाड़ी से बांग्लादेश की ओर बढ़ी मौसम प्रणाली के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों दक्षिण और 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर में मध्यम से भारी बारिश स्तर की बारिश हुई है और मौसम खराब भी हुआ है, जिसने दीपावली और काली पूजा उल्लास को कम कर दिया। कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने कहा कि सितरंग ने सोमवार को रात 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच बांग्लादेश के बारिसाल के पास तिनकोना द्वीप और सैंडविच के बीच 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तट पर टकराया और बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि चक्रवात के कारण यहां दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश भी हुई। इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने दामाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ऋषि यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। साथ ही ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर और उनकी मां एक क्लिनिक चलाती थी। ऋषि के दादा दादी का जन्म पंजाब के प्रांत में हुआ था। इस लिहाज से ऋषि की जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ऋषि 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े भाई है और ऋषि के पिता का जन्म केन्या और मां तंजानिया से है। वहीं ऋषि ने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से की है और इसके बाद से वे आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। ऋषि ने
ने फिलॉसफी साथ ही इकोनॉमिक्स और एमबीए की पढ़ाई भी की हुई है और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स के साथ काम भी कर चुके हैं और फिर वह हेज फंड फार्म्स के पार्टनर भी बन गए थे। इसके बाद ऋषि ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि वह पहले ऐसे भारतवंशी है जो ब्रिटेन इतनी बड़े पद पर पहुंचे हैं। पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम वापस लेने के बाद ऋषि का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था और ऋषि सुनक के समर्थन में 180 से ज्यादा सांसद थे और अब ये कहा जा रहा है कि वह 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बधाइयां दी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि ऋषि सुनक को हार्दिक बधाइयां, जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं मैं वैश्विक मुद्दों पर काम करने, एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूँ। ब्रिटेन के भारतीयों की जीवित पूल को विशेष दिवाली और शुभकामनाएं, क्योंकि हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदलते हैं। तो पीएम मोदी की तरफ से ऋषि सुनक को बधाइयां दी गई। उन्होंने ट्वीट के जरिए ऋषि सुनक को बधाई दी। दिवाली के बाद 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा मुंबई से बदतर और सबसे खराब स्तर पर बताई जा रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के रोग नियंत्रण राष्ट्रीय केंद्र की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार सुबह दिल्ली की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पाई गई और वायु सूचकांक 325 दर्ज किया गया, जो सबसे खराब श्रेणी में आता है। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि हवा सांस लेने के लायक नहीं हुई। मुंबई का AQI 100 के आसपास का बताया गया। वेबसाइट के मुताबिक इसके संतुलित श्रेणी में रखा गया है और देश के 4 महानगरों में से बाकी 2 चेन्नई और कोलकाता का AQI क्रमशः 233 और 38 दर्ज किया गया। वहीं 233 AQI के साथ चेन्नई की हवा खराब श्रेणी में बताई गई, साथ ही 38 AQI के साथ कोलकाता की हवा अच्छी बताई जा रही। इस बार दिवाली की दूसरे दिन दिल्ली का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में रहा, लेकिन पिछले साल इसकी स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। 2021 की दिवाली के अगले दिन दिल्ली का AQI 462 दर्ज किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों से दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा सांस लेने तक नहीं बच पाती है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की AQI कई पिछले सालों का जो AQI है वो रिकॉर्ड किया गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वाजपेयी नेहरू के जमाने के प्रोडक्ट है, लेकिन मोदी एक ही चीज में लगे हुए हैं, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कैसे मिटाया जाए। जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद रविशंकर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको जनादेश मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें अनेकताओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में फखरुद्दीन APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम एकता की शहनाई बजाते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा था कि यूनाइटेड किंगडम में अल्पसंख्यक ऋषि को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, लेकिन हम भारत के CAA और NRC में बंधे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा था कि क्या महबूबा जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे। ऐसे में रविशंकर की इसी बयान पर जयराम रमेश का बयान सामने आया और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जयराम रमेश ने कहा कि आज यात्रा का दिन है और 41 दिन यात्रा सड़कों पर थी और 7 दिन का ब्रेक था। वहीं 41 दिनों के 1200 किलोमीटर की यात्रा जो है वो तय की गई थी। साथ ही 18 जिलों से ये यात्रा अब तक गुजर रही है और परसों से यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और इसके बाद हम महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंचेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि औसतन 21 किलोमीटर हम रोज चलते हैं और 50 के करीब संस्था अब तक राहुल गांधी से मिले हुई है। उन्होंने किसान से जुड़े मुद्दे जो है वो हर जगह उठाए हैं और दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, खास तौर से लघु उद्योग का है जो तमिलनाडु में बंद हुए हैं। अब तक की 1/3 यात्रा पूरी हो गई है और कर्नाटक में जहां
बीजेपी की सरकार है, वहां उनकी कोशिश के बावजूद भी यात्रा उत्साहपूर्ण रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड की राजधानी रांची में दीपावली के दिन एक बस में आग लगने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना राज्य के सबसे व्यस्त बस टर्मिनल में से एक लोअर बस थाना क्षेत्र के खादगड़ा में हुई। ये साथ ही उन्होंने बताया कि बस में आधी रात के आसपास आग लग गई थी, जिससे बस में मौजूद ड्राइवर और खलासी की जलने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि शराब के नशे में होने की वजह से दोनों अपना बचाव नहीं कर पाए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि वे आग के कारणों की जांच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि आग बस के अंदर मोमबत्तियां जलाने के कारण हुई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान बस के ड्राइवर 50 वर्षीय मदन महतो की 25 वर्षीय इब्राहिम के रूप में हुई है और पुलिस ने बताया कि महतो गुमला जिले का रहने वाला था और जबकि इब्राहिम पश्चिम सिंहभूम जिले की चाईबासा का निवासी था। साथ ही पुलिस ने बताया कि जब घटना घटी तब ड्राइवर और खलासी बस में ही सो रहे थे और पुलिस ने बताया कि बस की हालत देखकर लगता है कि उन्होंने दीपावली के दिन बस में मोमबत्तियां जलाई थी। मोमबत्तियों की वजह से बस में आग लग गई और शायद शराब के नशे में होने के कारण उन्होंने आग की तपिश महसूस नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड की सूचना मिलती तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है। यह खंडग्रास यानी आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण है। प्रयागराज में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सिर्फ 44 घंटे ही रहेगा, 44 मिनट रहेगा। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण खत्म होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। ग्रहण का सूतक काल आज भोर में ब्रह्म मुहूर्त के तकरीबन 4:30 बजे से ही शुरू हो चुका था। संगम नगरी प्रयागराज में भी सभी मंदिरों के कपाट सुबह 4:30 बजे ही बंद कर दिए गए थे। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं हुआ था। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे और गंगा और यमुना नदी में पूजा अर्चना भी कर रहे थे। साथ ही नदियों के जल में खड़े होकर मंत्रों का जाप कर रहे, गंगा मैया और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे, सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे। प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के कपाट भी आज बंद कर दिए गए थे। हालांकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन को बजरंगबली का खास दिन माना जाता है, लेकिन ग्रहण का सूतक लगने की वजह से श्रद्धालुओं को आज बजरंगबली का दर्शन करने का मौका नहीं मिला। आज अमावस्या भी है और अमावस्या का दिन सिद्धियां हासिल करने के लिए साधकों के जरिए से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से बड़ी संख्या में साधक और दूसरे श्रद्धालु हनुमान मंदिर के बाहर ही साधना कर रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना भी की जा रही थी और ग्रहण के सूतक काल के दौरान संगम पर साधना और डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव खुद
उन पर, उनके और परिवार पर, साथ ही उन देश और समाज पर ना पड़े, वह इसकी कामना कर रहे हैं, जिसके साथ ही देश और समाज की उन्नति और तरक्की के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको अपना नेता चुन लिया है और किंग्स चार्ल्स उन्हें औपचारिक रूप से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही इस कदर ब्रिटेन की सियासत बदली, ठीक उसी तरह उसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिला। भारत की राजनीति में भी ऋषि सुनक की चर्चाएं तेजी से हो रही है और इस बात पर सवाल उठने लगा है कि क्या भारत में भी कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बना सकता है। महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मसले पर एनआरसी को ले आई और वहीं बीजेपी ने ये सवाल कर दिया कि क्या जम्मू कश्मीर में मॉनिटरिंग सीएम को स्वीकार माइनॉरिटी सीएम को स्वीकार किया जाएगा। दरअसल ये सारा बवाल शुरू हुआ कि शशि थरूर के ट्वीट के बाद से उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेनियों ने दुनिया में सब बहुत ही दुर्लभ काम किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सवाल भी किया कि क्या ये भारत में भी हो सकता है। अब उनके इस ट्वीट के बाद से कई नेताओं की ट्वीट भी सामने आए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, यह याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्यों को अपना पीएम के रूप में स्वीकार किया, फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुनने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? कृपया इसका उत्तर दें। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक की चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए हैं। तो साफ तौर पर पीएम रविशंकर प्रसाद और महबूबा मुफ्ती के बीच जुबानी जंग ट्विटर पर देखने को मिला। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया। महज 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया जो शायद जिसकी कल्पना भी ना की हो। उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में भी लोग जश्न मनाने की बात करने लगे। ट्विटर पर ऋषि सुनक को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट हुआ। भारतीय राजनेताओं ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। हालांकि इस बीच ट्विटर पर मुस्लिम पीएम भी ट्रेंड करने लगा है और लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को खूब ट्रोल किया। आपको बता दें कि मुस्लिम पीएम क्यों ट्रेंड हुआ है और जम्मू कश्मीर और शशि थरूर को ट्रोल्स के लिए क्यों सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबर्न ने ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे और कुछ सोचते ही मेरी तरह वह हमारी समस्याओं का समाधान है। दूसरों को लगता है कि वह समस्या का हिस्सा है, लेकिन आपकी राजनीति जो भी हो, आइए हम सबसे पहले ब्रिटिश एशियाई के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें जहां ऐसा भी हो सकता है। अब उनके इस ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया और लिखा कि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेनियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया और अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मौका दिया। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं और आइए ईमानदारी से पूछे, क्या यह यहाँ भी हो सकता है? कर्नाटक में एक लिंगायत संत की मौत का मामला सामने आया। रामनगर में श्री कुंजुल बंधे मठ के एक लिंगायत संत बंसीवलंगा स्वामी सोमवार यानी कि 24 अक्टूबर 2022 को मठ में मृत पाए गए। इस बात की जानकारी कुदुर पुलिस ने दी है और पुलिस इस घटना को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस ने प्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वासवलिंगा
स्वामी की पिछली कॉल रिकॉर्ड खंगाली गई। उन्होंने एक पेज का सुसाइड भी छोड़ा हुआ था और जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस नोट से ये भी पता चला कि कुछ नेता उन्हें उनकी पोजीशन से हटाना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक उनका शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महंत बंसवेलंगा स्वामी कंचुगल मठ के प्रमुख संत थे और वे पिछले 25 सालों से मठ के मठाधीश थे। दरअसल वह बसवलिंगा स्वामी ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और भक्तों के फोन भी नहीं उठाए, तब उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद से उन्हें नजारा देख वहां चीख पुकार मच गई। कमरे के अंदर संत का शरीर फंदे से लटका मिला और इस कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। बंदे मठ स्कूल में अध्यापक सुरेश, जिन्होंने पुलिस में शिकायत की, उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार शाम 5 बजे घर जाने से पहले वह बसवलिंगा से मुलाकात की थी और उसके बाद सोमवार 6:10 पर उनके पास फोन आया कि बसवलिंगा अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद रमेश ने उनके कमरे के पिछले हिस्सों की तरफ गए तो देखा तो संत का शरीर ग्रिल से लटका हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को एक शख्स ने सरेआम सोटे मारे। दरअसल दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक रस्म के तहत ऐसा किया गया। वह गौरा पूजा के अवसर पर मौजूद थे और एक शख्स लगातार उनके हाथ पर सोटे मार रहा था। इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जो शख्स सोटे मार रहा है वो किसी तरह की रियायत करता हुआ नहीं दिख रहा है। वह पूरी ताकत के साथ सीएम के हाथ पर सोटे मारता दिख रहा है। हालांकि सीएम बघेल मुस्कुराते हुए खड़े नजर आते हैं। रस्म पूरी होने के बाद सीएम और वो शख्स एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और सोटे मारने वाले शख्स का नाम वीरेंद्र ठाकुर बताया जा रहा है। साथ ही उसने मुख्यमंत्री के हाथ पर परंपरा के मुताबिक सोटे मारे। दरअसल यहाँ की ये मान्यता है कि गौरा पूजा के मौके पर सोटे मारने से हमला अनिश्चितता का टलता है और खुशहाली आती है। साथ ही सीएम बघेल हर साल इस अनुष्ठान में हिस्सा भी लेते हैं। करीब 2 घंटे तक ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की सेवाएं अब बहाल हो गई है। आपको बता दें कि भारत में दोपहर 12:30 बजे से यूजर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल व्हाट्सएप के चैट और चैट ग्रुप में ये डाउन देखने को मिला था। यूजर्स को व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मैसेजेस करने वाले समस्या देखने के लिए थी और जिसके बाद से नॉर्मल चैट से भी यूजर्स मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। मेटा ने इसकी पुष्टि की। व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने को लेकर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराई थी। स्वतंत्र ट्रैकिंग पोर्टल डाउन डिटेक्टर ने भी व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने की पुष्टि की थी कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है।
भारत में यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस भेजने को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने भी व्हाट्सएप ठप होने को लेकर बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने ऑफिशियली घोषणा की थी कि 25 अक्टूबर से व्हाट्सएप कई स्मार्टफोनों में अपना सपोर्ट करना बंद कर देगी और इन फोन में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है, जिसके बाद व्हाट्सएप पर ये डाउन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दीपावली के दिन एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया। यहाँ एक तीरवा इलाके में गुल्लक खरीदने गई 12 साल की एक बच्ची सरकारी गेस्ट हाउस परिसर में संदिग्ध स्थिति में खून से लथपथ पाई गई। पुलिस ने ये जानकारी मंगलवार को सुबह दी और एसपी कुमार अनुपम सिंह ने बताया कि तेरवा थाना इलाके के गांव की रहने वाली लड़की पिछले रविवार को गुल्लक खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। बच्ची के ना लौटने पर परिवार वालों ने उसकी तलाशी शुरू की। उन्होंने बताया कि तेरवा क्षेत्र में स्थित एक सरकारी गेस्ट हाउस के गार्ड ने रविवार रात लड़की को खून से लथपथ हालत में तड़पते हुए देखा। उसने पुलिस को ये जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लोग दर्द से करहा रही उस लड़की को घेरे खड़े हुए हैं और उसकी मदद करने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में एक पुलिसकर्मी उस लड़की को उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा तक ले जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लड़की का इलाज किया जा रहा है और उसका चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट अभी तक फिलहाल नहीं आई है और लिहाजा उससे बलात्कार की आशंका के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एसपी ने जानकारी देते हुए कब बताया कि गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उनमें एक में लड़की एक युवक से बात करती हुई दिख रही है और अब उस युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि लड़की से दुष्कर्म हुआ है या नहीं। बहरहाल मामले की जांच जारी है। देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं। ऐसे में यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ही जान लेना जरूरी है कि आपकी ट्रेन रद्द हुई है, डाइवर्ट हुई है या फिर रीशेड्यूल की गई है। अगर आज कहीं रेल से सफर करने वाले हैं तो ध्यान दें कि कई वजहों के चलते भारतीय रेलवे ने आज बहुत सी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दरअसल इसकी जानकारी हर दिन भारतीय रेलवे द्वारा शेयर की जाती है, जिसे वेबसाइट पर भी कोई भी देख सकता है या फिर NTES ऐप पर भी इसकी जानकारी मिल सकती है। आज रद्द, डाइवर्ट या रीशेड्यूल की गई ट्रेनों की बात करें तो 159 ट्रेनों को कैंसिल किया गया, जबकि 7 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया और आज 3 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से लगातार इस लिस्ट को अपडेट किया जाता है और ऐसे में कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है। इसलिए ये जरूरी है कि आप इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए वेबसाइट का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के गोला गोकरनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार यानी कि 25 अक्टूबर को फिर से लखीमपुर में होने वाली उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जो है वो जुट गई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि सरकार के कई मंत्रियों समेत तमाम दिग्गज फिर से लखीमपुर में जमावड़ा लगाने जा रहे हैं। वहीं गोला सीट पर सिख समुदाय के वोटरों को रुझाने के लिए भी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद नानकमता गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका उन्होंने। और इतना ही नहीं, बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गोला गोकरनाथ में अमनगिरी के लिए प्रचार करने के लिए भी पहुंचेंगे। और इसके अलावा 27 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लखीमपुरी में डेरा डालने जा रहे हैं, जो कि
2 नवंबर तक भूपेंद्र चौधरी वहीं रहेंगे और चुनाव की सारी कमान को संभालेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी की कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई थी, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, धरपाल, अरुण सिंह, दिनेश शर्मा, कौशल किशोर, जितेंद्र प्रसाद और सुनीश खन्ना का भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए और उसी दौरान लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के अरविंद गिरी जीत हासिल कर विधायक बने थे। 6 सितंबर को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। अब बीजेपी स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाकर उतार रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को अपना कैंडिडेट बनाया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। My life, my life.